नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। हमारा जो चैप्टर है बेटा वो बल तथा गति के नियम। देखिए बेटा अपने क्वेश्चनों को। हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन, हमारे पास पहला अति लघु क्वेश्चन है बेटा। आप ध्यान दीजिएगा कि एक जैसे दो ट्रक सड़क पर समान वेग से चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एक जैसे दो ट्रक सड़क पर समान वेग से चल रहे हैं, उनमें से एक खाली तथा दूसरा बोझ से लदा हुआ है। किस ट्रक को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी? उसने कहा बेटा हमारे पास में दो ट्रक हैं, उनमें से एक खाली और दूसरा जो बोझ है उससे लदा हुआ है। दोनों का जो वेग है वो समान है। दोनों का वेग कैसा है बेटा? समान है। और एक में m1 द्रव्यमान है, दूसरे का m2 द्रव्यमान है। जो संवेग होता है बेटा वो P बराबर mv होता है। अब वेग दोनों का समान होने के कारण जो संवेग है वो किस पे निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अब बेटा जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो किसके बराबर होती है? आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है संवेग परिवर्तन की दर। यानी कि अगर संवेग का मान अधिक होगा तो बल अधिक लगेगा। अब उसने बताया कि एक खाली है, दूसरा बोझ से लदा हुआ है। जिसमें बोझ अधिक है, जो बोझ से लदा हुआ है, उसका संवेग अधिक होगा, और जिसका संवेग अधिक है उसे रोकने के लिए अत्यधिक बल की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिए बेटा, एक जैसे दो ट्रक सड़क पर समान वेग से चल रहे हैं, उनमें से एक खाली तथा दूसरा बोझ से लदा हुआ है। किस ट्रक को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी? चूंकि बोझ से लदे ट्रक का द्रव्यमान अधिक है, अतः इसका संवेग भी अधिक होगा, अतः इस ट्रक को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। जो बोझ से लदा हुआ ट्रक है उसे रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। बढ़ते बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है बेटा, तीव्र वेग से गतिशील किसी कंकड़ के लगने से खिड़की का कांच टूट जाता है, क्यों? तीव्र गति से गतिशील किसी कंकड़ के लगने से खिड़की का कांच टूट जाता है, ऐसा क्यों? बेटा होता क्या है, जो कंकड़ होता है वो तीव्र वेग से गतिमान है, और वो जब खिड़की से टकराता है तो उसे पार करने के लिए पर्याप्त समय ले लेता है। और जब तक जो खिड़की होती है, जो खिड़की का जो शीशा है वो गतिमान अवस्था में हो जाता है, जिस कारण वो शीशा टूट जाता है या चटक जाता है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें कंकड़ की जगह गोली की, अगर गोली शीशे से टकराती है तो वो आर पार निकल जाती है, क्योंकि जो गोली है वो पर्याप्त समय नहीं लेती है, उसका वेग कंकड़ की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, और जब तक शीशा विराम अवस्था में रहता है तब तक गोली आर पार निकल जाती है। तो जब गोली आर पार निकलती है तो वहां छोटा छेद हो जाता है, और जबकि कंकड़ या पत्थर के टकराने से शीशा टूट जाता है, चटक जाता है, क्योंकि जो कंकड़ या पत्थर है वो तीव्र वेग से गतिमान है, और शीशे या पत्थर, जो शीशा है, जो खिड़की हमारे पास है, वो पत्थर उसे पार करने में अत्यधिक समय लेता है, और जब तक जो शीशा या खिड़की है वो गतिमान हो जाता है, जिसके कारण वो टूट जाता है। तो क्वेश्चन था हमारे पास में, तीव्र गति से गतिशील किसी कंकड़ के लगने से खिड़की का कांच टूट जाता है, क्यों? क्योंकि जो कंकड़ या पत्थर है उसका वेग कैसा होता है? कम होता है। वेग कम होने के कारण कंकड़ शीशे से टकराकर पार निकलने में पर्याप्त समय लेता है। वेग कम होने के कारण कंकड़ शीशे से टकराकर पार निकलने में पर्याप्त समय ले लेता है। इतने समय में संपूर्ण शीशे में गति उत्पन्न हो जाती है और शीशा चटककर टूट जाता है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे पास है, दीवार तथा किसी स्पंज के टुकड़े पर लगभग बराबर बल से हाथ से मारकर उन्हें पीटने का प्रयास कीजिए। इसमें से किस स्थिति में अधिक चोट लगेगी? एक आपके पास दीवार है बेटा, दीवार तथा किसी स्पंज के टुकड़े पर लगभग बराबर बल से हाथ से मारकर उन्हें पीटने पर। बेटा होता क्या है, अगर हम दीवार और स्पंज में से दोनों पर बराबर बल से अपना हाथ लगाते हैं, हाथ मारते हैं, उन्हें पीटते हैं, तो हमारे हाथ को दीवार पर मारने से अधिक चोट लगेगी। जिसका कारण क्या है बेटा, जो दीवार को पीटने पे हमारा जो हाथ है वो अति शीघ्र विराम अवस्था में आ जाता है। दीवार को पीटने में हमारा हाथ अति शीघ्र विराम में आ जाएगा,
अर्थात इस दिशा में संवेग परिवर्तन की दर अधिक होगी, और जहां संवेग परिवर्तन अधिक होगा वहां बल ज्यादा लगेगा। तो जब हम स्पंज या दीवार से अपने हाथ को टकराते हैं या उसे चोट पहुंचाते हैं या उसे पीटते हैं तो दीवार पर टकराने से हमें अधिक चोट लगेगी। क्वेश्चन क्या था बेटा हमारा, दीवार तथा किसी स्पंज के टुकड़े पर लगभग बराबर बल से हाथ से मारकर उन्हें पीटने का प्रयास कीजिए, इसमें से किस स्थिति में अधिक चोट लगेगी। तो दीवार पर, किस पर बेटा, दीवार को पीटने में हमारा हाथ अति शीघ्र विराम में आ जाता है, जिस कारण संवेग भी क्या होता है बेटा, जो संवेग परिवर्तन होता है उसकी दर अधिक होती है और अतः इस दशा में चोट अधिक लगेगी। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ब्रेक लगाने पर, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ब्रेक लगाने पर एक चलती गाड़ी रुक जाती है, इस प्रक्रिया में गाड़ी के संवेग का क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें बेटा, जो गाड़ी है, जो वेग से, जिस वेग से गाड़ी चल रही है, अगर उसका वेग निरंतर बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो त्वरण है वो हमारा पॉजिटिव है, धनात्मक त्वरण होता है। त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। अगर गाड़ी का वेग निरंतर घट रहा है, गाड़ी का वेग निरंतर घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम मंदन कहते हैं। अब इसने हमसे कहा ब्रेक लगाने पर एक चलती गाड़ी रुक जाती है। अब चलती गाड़ी रुकते तो इस प्रक्रिया में गाड़ी के संवेग का क्या होता है, त्वरण की बात उसने हमसे नहीं करी है, हमसे उसने सिर्फ संवेग की बात करी है। जो संवेग है वो P बराबर क्या होता है बेटा, P बराबर mv होता है। क्या होता है बेटा, P बराबर mv। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो संवेग होता है वो अधिकांश भाग किसको, पृथ्वी को। इस प्रक्रिया में गाड़ी के संवेग का अधिकांश भाग पृथ्वी को तथा शेष भाग वायु के अणुओं को हस्तांतरित हो जाता है। किसे बेटा, अधिकांश भाग तो किसमें, पृथ्वी को, और शेष भाग वायु के अणुओं को हस्तांतरित हो जाता है। जब ब्रेक लगाने पर एक चलती गाड़ी रुकती है तो जो संवेग होता है, जो इस प्रक्रिया में जो संवेग होता है वो अधिकांश भाग तो पृथ्वी को और शेष भाग जो बचा हुआ भाग है वो अणुओं को हस्तांतरित हो जाता है। नंबर 5, एक मनुष्य पृथ्वी पर खड़ा है, इस दशा में क्रिया तथा प्रतिक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्रिया प्रतिक्रिया, अगर मैं बात करूं बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का गति का जो तीसरा नियम है, गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है बेटा, प्रतिक्रिया होती है। अब उसने हमसे पूछा कि एक मनुष्य पृथ्वी पर खड़ा है, इस दशा में क्रिया तथा प्रतिक्रिया की व्याख्या कीजिए। अब जो मनुष्य का भार है, जो मनुष्य का भार है वो किस पे लगता है बेटा, पृथ्वी तल पर लगता है। मनुष्य का भार किस पे लगता है बेटा, पृथ्वी तल पर लगता है। अब जो मनुष्य का भार है वो हमेशा कहां, नीचे की ओर, कहां कार्य करेगा बेटा, नीचे की ओर कार्य करेगा। लेकिन खड़े रहने के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए जो प्रतिक्रिया बल है वो ऊपर की ओर लगता है। तो उसने हमसे पूछा था क्रिया तथा प्रतिक्रिया की व्याख्या कीजिए। मनुष्य अपने भार के बराबर बल पृथ्वी तल पर लगाता है, जिसे कहते हैं क्रिया बल, और संतुलन में खड़े रहने के लिए उतना ही प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगता है। मनुष्य पर ऊपर की ओर लगाती है, कौन लगाती है, पृथ्वी लगाती है। ठीक है बेटा, जो मनुष्य अपने भार के बराबर बल लगा रहा है किस पर, पृथ्वी तल पर, वो क्रिया बल है, और उतना ही बल मनुष्य पर ऊपर की ओर कौन लगा रही है बेटा, पृथ्वी, वो हमारा प्रतिक्रिया बल है। और ये मैंने आपसे बता दिया बेटा, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो न्यूटन का गति का तृतीय नियम है, और जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो नियम हमारे पास था कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्पष्ट कीजिए कि जूतों के तले क्यों घिस जाते हैं। स्पष्ट कीजिए कि जूतों के तले क्यों घिस जाते हैं। तो बेटा जब हम सड़क पर चलते हैं, जब हम किस पर चलते हैं बेटा, सड़क पर चलते हैं, तो जूतों के तलों तथा सड़क के बीच कौन कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है। जो घर्षण बल था वो स्पर्श रेखीय दिशा में संपर्क तलों के बीच कार्य करता है, और काम क्या होता है उसका बेटा, गति का विरोध करना, गति का विरोध करना, उसे कहते हैं हम घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है बेटा, स्पर्श रेखा दिशा में दोनों संपर्क तलों पे, मतलब जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, तो उनकी स्पर्श रेखीय दिशा में संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो उनकी गति का विरोध करता है, और इस बल को कहते हैं हम घर्षण बल। अब जैसे ही हम जूते पहनकर सड़क पर चलते हैं तो जूते और सड़क, तो दोनों की स्पर्श रेखीय दिशा में संपर्क तल के बीच कौन कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है। जब हम सड़क पर चलते हैं तो
तो जूतों के तलों तथा सड़क के बीच घर्षण बल कार्य करता है, जिससे जूतों के तले घिस जाते हैं। क्या होता है बेटा, किसके कारण घिसते हैं? घर्षण बल के कारण घिसते हैं। और घर्षण बल क्या होता है, ये मैंने आपको अभी बताया बेटा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो उनकी स्पर्श रेखा दिशा में संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल बेटा हमारे लिए हानिकारक भी है और उपयोगी भी है, क्योंकि बेटा उपयोगी तो हमारे पास ऐसे है कि हम कागज पर जो पेन के द्वारा लिख पाते हैं वो घर्षण बल के कारण संभव है। हम चलना हमारा घर्षण बल के कारण संभव है। किसी और जैसे हम बात करें बेटा मशीनरी, जो मशीनरी हमारी चलती है घर्षण बल के कारण, लेकिन मशीनरी में जो पुर्जे होते हैं, पेंच होते हैं, बोल्ट होते हैं, वो घर्षण बल के कारण घिस जाते हैं। मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, तो इस कारण वो हमारे लिए हानिकारक भी होता है बेटा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था जूते के तले क्यों घिस जाते हैं? तो घर्षण बल के कारण घिस जाते हैं। इसके बाद बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टायरों को लहरदार तथा खुरदरा क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? लहरदार और खुरदरा क्यों बनाया जाता है? बेटा जो टायर होते हैं, जो गाड़ी के टायर होते हैं, उनको लहरदार या खुरदरा बनाने का जो मेन कारण है वो है घर्षण बल को बढ़ाना। सड़क की सतह तथा टायर के बीच घर्षण बल बढ़ाने के लिए वाहनों के टायरों की ऊपरी सतह को लहरदार तथा खुरदरा बनाया जाता है। अब घर्षण बल बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेटा जहां घर्षण बल होता है वहां घर्षण बल कहां कम होता है बेटा? जैसे चिकना तल, आपकी जैसे चिकनी मिट्टी, मार्बल पत्थर, यहाँ घर्षण बल क्या होता है? फर्श पर जो चिकने तल होते हैं वहां घर्षण बल कम होता है, वहां चलना संभव नहीं हो पाता, फिसल जाते हैं। तो घर्षण बल को बढ़ाने से क्या होगा, जब हम गाड़ी के ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी फिसलेगी नहीं, ज्यादा दूर जाकर नहीं रुकेगी। ठीक है बेटा, तो क्या होता है, जिससे कि तीव्र गति पर वाहन अनियंत्रित होकर अथवा ब्रेक लगाने पर फिसले नहीं। अगर वहां घर्षण बल का मान अधिक होगा तो हम ब्रेक लगाने पर गाड़ी को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर वहां घर्षण बल कम होगा तो गाड़ी बहुत दूर तक फिसल जाएगी और जो समय है उस समय के अभाव में हम गाड़ी को नहीं रोक पाएंगे, हम चोट खा सकते हैं। तो क्वेश्चन था बेटा टायरों को लहरदार तथा खुरदरा क्यों बनाया जाता है? सड़क की सतह तथा टायरों के बीच, सड़क की सतह तथा टायर के बीच घर्षण बल बढ़ाने के लिए टायरों को लहरदार तथा खुरदरा बनाया जाता है, जिससे कि तीव्र वाहन पर अनियंत्रित होकर अथवा ब्रेक लगाने पर फिसले नहीं। बढ़ते बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है बेटा, गति के नियमों के आधार पर तैरने की क्रिया को समझाइए। जो तैरने की क्रिया है बेटा वो न्यूटन के जो गति के तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उस पर आधारित है। और इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था कि जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब इसने कहा कि गति के नियमों के आधार पर तैरने की क्रिया को समझाइए। अब तैरने की क्रिया में जो तैराक होता है जब वो तैरता है तो अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है और उतना ही बल जो पानी है उसे आगे की तरफ धकेलता है, उतना ही बल उसका प्रतिक्रिया के रूप में लगता है। तैरने की क्रिया में तैराक बल लगाकर पानी को पीछे की ओर धकेलता है और पानी प्रतिक्रिया के रूप में तैराक पर आगे की ओर बल लगाता है, जिससे तैराक आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन था गति के नियमों के आधार पर तैरने की क्रिया को समझाइए। जो तैराक है बेटा वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर तैरता है। तैराक जब पानी में तैरता है तो अपने हाथों से जो पानी है उसे पीछे की ओर धकेलता है और ये होता है हमारे पास क्रिया बल। तो पानी भी तैराक को आगे की तरफ धकेलता है जिसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल। ठीक है बेटा, जिससे तैराक क्या होता है बेटा आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, बंदूक की गोली शरीर में क्यों घुस जाती है? बंदूक की गोली शरीर में क्यों घुस जाती है? बेटा जो बंदूक की गोली होती है उसका वेग बहुत अधिक होता है। बंदूक की गोली का वेग क्या होता है बेटा? बहुत अधिक होता है। बंदूक की गोली शरीर में घुस जाती है, इसका कारण यह है कि बंदूक से निकली हुई गोली का वेग बहुत अधिक होता है और जैसे ही वो मनुष्य के शरीर से टकराती है तो उसका वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है। तो यानी कि जो उसका वेग परिवर्तन की दर है अर्थात मंदन त्वरण, क्योंकि उसका वेग एकदम शून्य हो रहा बेटा और बल F बराबर क्या होता है M में, वो बहुत अधिक हो जाता है, जिसके स्वरूप गोली
शरीर में घुस जाती है। ठीक है बेटा, फिर ध्यान दीजिए, बंदूक की गोली शरीर में क्यों घुस जाती है? बंदूक की गोली शरीर में घुस जाती है, इसका कारण यह है कि गोली का वेग बहुत अधिक होता है। जैसे ही वो शरीर से टकराती है तो बहुत ही कम समय में उसका वेग शून्य हो जाता है, अर्थात उसका जो वेग परिवर्तन की दर है वो मंदन होता है। और बल बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, जिससे उसका जो वेग परिवर्तन की दर है वो क्या हो जाती है? बहुत अधिक हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप गोली शरीर में घुस जाती है। बढ़ते बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। साइकिल के पहियों में तेल क्यों दिया जाता है? बेटा जो पहिए होते हैं और धुरी होती है, पहिए और धुरी के बीच में जो घर्षण बल होता है वो खुरदरेपन पर निर्भर करता है। पहिए तथा धुरी के बीच में जो घर्षण बल होता है वो खुरदरेपन पर क्या करता है? निर्भर करता है। जब पहिए को तेल देने पर खुरदरापन कम हो जाता है, जिससे घर्षण बल कम होता है। बेटा हमने अभी पढ़ा था, जो घर्षण बल होता है ना बेटा, घर्षण बल जो हमारे पास होता है, घर्षण बल से मशीनरी के जो पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं, पेंच घिस जाते हैं, जिससे बोल्ट टूट जाते हैं। अब हमारे पास है कि साइकिल के पहियों में तेल क्यों दिया जाता है? पहिए और धुरी के बीच में खुरदरेपन के कारण जो घर्षण बल है वो बहुत अधिक होता। अब घर्षण बल अधिक होगा तो वो जो मशीनरी है उसके जो पुर्जे हैं, जो धुरी है वो घिस जाएगी और एक दिन टूट जाएगी। अब जैसे ही हम उसे तेल देते हैं तो वहां चिकना होने के कारण घर्षण बल का मान घट जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है। तो जिससे घर्षण बल कम होगा तो उसके लिए हम उसे क्या करते हैं? तेल देते हैं। पहिए, साइकिल के पहियों में तेल देते हैं घर्षण बल को कम करने के लिए। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गैलीलियो क्यों प्रसिद्ध है? अभी हमने क्या पढ़ा था? जो न्यूटन के 3 नियम थे, उसका जो पहला नियम है, जो जड़त्व का नियम है, वो गैलीलियो का नियम है। तो किसके कारण बेटा? गैलीलियो जड़त्व के नियम को प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध है। गैलीलियो जड़त्व के नियम को प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बिजली का पंखा स्विच बंद करने के बाद भी कुछ समय तक किस कारण घूमता है? बेटा वो अपने जड़त्व के कारण। किसके कारण बेटा? अपने जड़त्व के गुण के कारण पंखा स्विच बंद होने के बाद भी कुछ समय तक घूमता है। जो जड़त्व है बेटा, जो जड़त्व है वो हमारा 3 प्रकार था: विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और गति का जड़त्व। जो वस्तु है उसमें अपनी अवस्था में परिवर्तन होने का जो गुण है, यानी कि उसके विरोध करने का जो गुण है, अपनी अवस्था में परिवर्तन होने के गुण का जो विरोध करने का जो गुण है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। अब जो पंखा है हमारे पास में, उसकी हम बात करें तो अपने जड़त्व के गुण के कारण स्विच बंद होने के बाद भी कुछ समय तक घूमता रहता है, क्योंकि जो विराम का जड़त्व है वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का, विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। तो हमारे पास में और गति का जड़त्व, जो अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। तो उसने पूछा कि बिजली का पंखा स्विच बंद करने के बाद भी कुछ समय तक किस कारण घूमता है? तो वो अपने जड़त्व के गुण के कारण घूमता है। अपने जड़त्व के गुण के कारण पंखा स्विच बंद होने के बाद तक भी घूमता है। बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसी वस्तु पर लगे असंतुलित बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं? इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सुनिए बेटा, हमने पढ़ा था कि जो संतुलित बल या असंतुलित बल है, तो उसमें हमारे पास में ये कह रहा है कि असंतुलित बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन पर, क्या शर्त है? अगर हम अपनी दो हथेलियों के बीच में गेंद को रखकर दबा दें, पुश करें, तो गेंद का आकार बदल जाता है। जैसे रबड़ की गेंद वो चपटी हो जाती है। लेकिन अब ये कह रहा है कि असंतुलित बल के लिए क्या शर्त है कि किसी वस्तु पर लगे असंतुलित बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगे हो तो तथा वस्तु गति करने के लिए स्वतंत्र ना हो। कौन सी शर्त है बेटा? असंतुलित बल लगे हैं लेकिन वस्तु गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो इस अवस्था में असंतुलित बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। असंतुलित बल कब आकार में परिवर्तन कर सकते हैं? जब कोई भी वस्तु गति के लिए स्वतंत्र ना हो। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। साइकिल और कार में से किसका जड़त्व अधिक होगा और क्यों? जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किसकी माप है? द्रव्यमान की। जड़त्व किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे निर्भर करता है। उसने कहा साइकिल और कार में से किसका जड़त्व अधिक है और क्यों?
कार का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि कार का द्रव्यमान साइकिल की अपेक्षा अधिक होता है। जड़त्व किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे। जिसका जड़त्व अधिक होगा उसका जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। साइकिल और कार में किसका जड़त्व अधिक है और क्यों? तो बेटा आप समझ गए होंगे, कार का जो द्रव्यमान है वो अधिक होता है, कार का द्रव्यमान अधिक होता है। कार का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि कार का द्रव्यमान साइकिल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। हमने बेटा अभी पढ़ा था इससे पहले क्वेश्चन में कि साइकिल और कार में किसका जड़त्व अधिक है, तो हमने बताया जो जड़त्व किस पे निर्भर करता है बेटा, वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व भी अधिक। तो साइकिल और कार में किसका द्रव्यमान अधिक था? कार का द्रव्यमान अधिक था, तो कार का जड़त्व भी अधिक हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कौन सी भौतिक राशि है बेटा? द्रव्यमान। द्रव्यमान पर जड़त्व निर्भर करता है। बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसे संवेग परिवर्तन की दर से मापा जाता है। बेटा हमारे पास गति के 3 नियम थे। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग परिवर्तन का नियम। जो गति का दूसरा नियम है उसे हम किस नाम से जानते हैं? संवेग परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उसने कहा जिसे संवेग परिवर्तन की दर से मापा जाता है उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। तो दूसरा नियम क्या था बेटा? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर किस पे निर्भर करती है? बल पर निर्भर करती है। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसे संवेग परिवर्तन की दर से मापा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? हमारा आंसर होगा बल, क्योंकि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बढ़ते बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। किसी वस्तु का संवेग किन घटकों पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग किन घटकों पर निर्भर करता है? अगर हम बात करें बेटा, जो संवेग है वो होता क्या है? जो संवेग है वो किसी वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान का गुणनफल होता है। किसका बेटा? किसी वस्तु का संवेग भी द्रव्यमान और वेग का क्या होता है बेटा? गुणनफल होता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? किसी वस्तु का संवेग किन घटकों पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे लास्ट क्वेश्चन बेटा, हमसे पूछा गया बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में लिखिए। किसमें बेटा? सीजीएस पद्धति में। अगर मैं बात करूं बेटा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना बल। तो हमारे पास बेटा एक तो एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल पद्धति। ठीक है बेटा, एमकेएस पद्धति में क्या होता है? एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में मापते हैं। अब यहां हमारे पास है बेटा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया एमकेएस पद्धति में किलोग्राम। और अब हमारे पास क्या है? त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसने कहा सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति? सीजीएस। क्वेश्चन में पूछा था सीजीएस पद्धति में लिखिए। तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। अब हमारा जो किलोग्राम है वो तो आ जाता है किसमें? ग्राम में। और जो मीटर है वो किस में आ जाता है? सेंटीमीटर में। और समय सेकंड होता ही है बेटा। तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास आती है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में जो बल है उसका मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है बेटा, अब न्यूटन होता है हमारा एसआई पद्धति में। अगर अब हम बात करें सीजीएस पद्धति में तो फिर ये होता है हमारा डाइन। ठीक है बेटा, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की घात 5 डाइन। ठीक है बेटा। बेटा मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सूचना देना चाहता हूं। बेटा हमारे पास में जो ऑटो एंड
YouTube चैनल की जो टीम है उसने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है। जिस हिसाब से बेटा गर्मी बढ़ रही है उसको देखते हुए उसने फैसला किया है कि हमारे जितने सब्सक्राइब होंगे, जितने सब्सक्राइब बढ़ते हुए जाएंगे, हम उतने ही पेड़ इस पृथ्वी पर लगाएंगे। तो बेटा आप सभी से निवेदन है, आप हमारे सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए और हम आपके लिए पेड़ों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। हम उतने ही पेड़ बेटा इस पृथ्वी पर लगाएंगे। तो आशा करता हूं बेटा आप हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और आप हमें सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाने के बावजूद हम उसमें पेड़ों की संख्या बढ़ाएंगे। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।